हम उसके राजधानी परिवर्तन का बच्चों कंटिन्यू करते हैं। जबकि कुछ के मत में मंगोल संकट से मुक्ति पाने के लिए राजधानी बदलने की बात उठी। पांचवा, हबीबुल्लाह के मतानुसार दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति के विकास की दृष्टि से राजधानी परिवर्तित की गई। छठा, डॉक्टर मेहंदी हसन और प्रोफेसर निजामी के अनुसार राजधानी बदली नहीं गई, अपितु सुल्तान ने 2 राजधानियों दिल्ली और देवगिरी रखने का निश्चय किया था। उपर्युक्त कारणों में से कुछ तो नितांत अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। यदि दिल्ली के नागरिकों को दंड देने की बात होती तो सुल्तान उनको उनके मकानों का हर्जाना नहीं देता और न ही उनकी यात्रा के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाता। इसी प्रकार मंगोल संकट से घबरा कर राजधानी बदलने वाला सुल्तान वह नहीं हो सकता था। 2 राजधानियों के सिद्धांत से भी अधिकांश सुल्तान सहमत नहीं है। संभावित कारण दक्षिण भारत, जिसका अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, कि शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ही रहा होगा। समकालीन इतिहासकारों बर्नी और इब्न बतूता के अनुसार राजधानी दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद जाने के लिए विवश कर दिया गया। बर्नी लिखता है कि दिल्ली बर्बाद हो गई है। शहर की इमारतों, उसके महलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था। इसी प्रकार इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर उसके गुलामों को एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति मिले। लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया, जहां उसकी केवल एक टांग ही पहुंच सकी। आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव भी यह मानते हैं कि दिल्ली के समस्त नागरिकों को दौलताबाद ले जाया गया। परंतु डॉक्टर मेहंदी हसन और डॉक्टर निजामी का मानना है कि दिल्ली कभी वीरान नहीं हुई। उनका मत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। सुल्तान ने केवल अमीरों, अधिकारियों, सेना के पदाधिकारियों और प्रतिष्ठित नागरिकों को ही दौलताबाद जाने के लिए कहा होगा, और परंतु जिन लोगों को रोजी रोटी उपयुक्त वर्गों पर निर्भर करती थी, वे लोग भी उनके साथ दौलताबाद जाने के लिए तत्पर हो गए होंगे। सुल्तान ने उन्हें विवश नहीं किया होगा। दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील तक के लंबे सफ़र के लिए मार्ग में लोगों के आराम और सुविधा के लिए सुल्तान ने बहुत अच्छा प्रबंध किया। समूचे मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अस्थायी झोंपड़ियाँ खड़ी की गई, जिनमें लोगों को मुफ्त में खाने पीने का सामान देने का प्रबंध किया गया। सामान ढोने की भी व्यवस्था की गई। कहा जाता है कि लोगों को उनके मकानों का मुआवजा भी दिया गया। फिर भी लोगों को इस यात्रा से असह्य कष्ट हुआ। दौलताबाद में भी उनका जो वापस दिल्ली लौटना चाहते डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार सुल्तान ने 2 भूलें की। एक तो अनुपयुक्त स्थान को राजधानी के लिए चुना और दूसरे उसके परिवर्तन करने का तरीका था। जो भी हो, दौलताबाद भी उजड़ गया और दिल्ली को अपनी समृद्धि और वैभव को प्राप्त करने में अनेकों वर्ष लग गए। नेक्स्ट उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो था उसकी सांकेतिक मुद्रा का चलाना। जब ये एक्सपेरिमेंट उसने 1329-30 ईस्वी के बीच में किया था। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा गया और इस दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय मुद्रा के इतिहास में उसका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने प्रचलित मुद्रा प्रणाली में बहुत से सुधार किए, बहुमूल्य धातुओं के अपेक्षित मूल्य निश्चित किए और कई प्रकार के नए सिक्के भी चलाए जो कलापूर्ण डिज़ाइनों तथा बनावट के लिए विख्यात थे। इस क्षेत्र में उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा चलाना, अर्थात तांबे और पीतल के सिक्के चलाना और उनका मूल्य स्वर्ण तथा चांदी के सिक्के के समान स्तर पर तय करना। वैसे 13वीं सदी के अंत में चीन के मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने कागज़ की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी और फारस के शासक गाय खत्तू ने चमड़े का सिक्का चलाया था। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई? इस संबंध में विद्वानों ने कई कारणों का उल्लेख किया। यहया बदायूनी और फरिश्ता ने के राजकोष खाली हो जाना उस मुख्य कारण बताया। बर्नी ने जो भी इसे एक कारण माना है। इन लोगों के अनुसार सुल्तान द्वारा मुक्त हस्त से उपहार, पुरस्कार आदि देने से तथा युद्धों, विद्रोह और खर्चीले प्रशासनिक प्रयोगों से राजकोष में सोने चांदी का अभाव हो गया था। दूसरा, अकाल तथा दोआब में कठोर कर नीति के परिणाम स्वरूप सल्तनत की आय में कमी आ गई थी।
तीसरा, बर्नी के अनुसार सुल्तान संपूर्ण संसार को जीतना चाहता था और इसके लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। सेना के लिए धन की ज़रूरत थी। चौथा, सुल्तान को नए नए प्रयोगों में रुचि थी और यह भी एक नया प्रयोग था। इसमें कुछ कारणों को सही नहीं माना जा सकता। जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि यदि राजकोष खाली हो गया होता तो सांकेतिक मुद्रा की विफलता के बाद तांबे के सिक्कों के बदले राजकोष से सोने के सिक्के देना कैसे संभव हो पाता। इस संबंध में गार्डनर ब्राउन का मत अधिक सही प्रतीत होता है। उनका कहना है कि शायद सुल्तान के शासनकाल में भारत में चांदी की बहुत कमी आ गई होगी, जिससे विवश होकर सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा जारी करनी पड़ी होगी। यद्यपि सुल्तान ने तांबे और पीतल दोनों के सिक्के चलाए थे, तथापि पीतल के सिक्के कम मात्रा में ढलवाए गए थे। सुल्तान के आदेश से सांकेतिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया और मूल्य की दृष्टि से उन्हें सोने चांदी के सिक्कों के समान माना गया। उसने लोगों को सभी प्रकार के लेन देन एवं क्रय विक्रय में इन सब सिक्कों का सोने चांदी के सिक्कों की भांति प्रयोग करने को कहा। परंतु सुल्तान ने सबसे बड़ी भूल यह है कि उसने टकसाल पर राज्य का एक अधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम यह निकला कि इस काम में निपुण लोगों ने अपने अपने घरों में ही तांबे के सिक्के ढालने का काम शुरू कर दिया। बर्नी ने हिंदुओं पर आरोप लगाते हुए लिखा कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया और प्रांतों के निवासियों ने लाखों और करोड़ों तांबे के सिक्के बना डाले। उन्हीं से ये राजस्व चुकाते, घोड़े, अस्त्र शस्त्र एवं सब प्रकार को सुंदर वस्तुएं खरीदते। बर्नी का कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मुसलमान इस प्रलोभन में न फंसे होंगे। इतना निश्चित है कि सभी लोगों ने अपने सोने चांदी के सिक्कों को छुपाकर सुरक्षित रख लिया और उन्हीं से राजस्व प्रलोभन। इतना निश्चित है कि सभी लोगों ने अपने सोने चांदी के सिक्कों को छिपाकर सुरक्षित रख लिया। विदेशी व्यापारियों ने दोहरी चाल खेली। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए वे तांबे के सिक्कों का प्रयोग करने लगे, परंतु अपना सामान बेचने के लिए सोने चांदी के सिक्कों की मांग करने लगे, जिसकी वजह से देश का व्यापार शीघ्र ही चौपट हो गया। इस प्रकार के कारोबार में बाधाएं आने लगी और चारों ओर भयंकर अव्यवस्था फैल गई। इस स्थिति को देखकर सुल्तान घबरा गया और उसने अपने नए प्रयोग की असफलता का पक्का विश्वास हो गया। क्रोधित सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को रद्द करने की घोषणा कर दी और लोगों से कहा गया कि वे अपने तांबे पीतल के सिक्के राजकोष में जमा कराकर उनके बदले में सोने चांदी के सिक्के ले जाए। हजारों लोगों ने सरकार को ठगा और लखपति बन गए। सुल्तान की इस योजना की असफलता का मुख्य कारण जनता का पिछड़ापन या अज्ञान नहीं था। वास्तव में लोग इस सुधार के महत्व को समझ नहीं पाए। दूसरा कारण जाली सिक्कों को रोकने की दिशा में किसी प्रकार का कदम न उठाना था। वस्तुतः वह अपने समय से बहुत आगे की बातें सोचता था, परंतु अपने युग की परिस्थितियों परिस्थिति कमियों को न समझ पाया। सुल्तान मौलिकता तथा नवीनता का पुजारी था और उसे नए नए प्रयोग करने का शौक था, परंतु उसमें व्यवहारिक बुद्धि और ज्ञान की कमी थी। इसके अलावा उसमें सबसे बड़ी कमजोरी थी। चूँकि वह स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक था, अतः उसने अमीरों एवं अधिकारियों से अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की, परंतु उसके पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर उसकी योजनाओं को विफल बनाने में कोई कसर बाकी न रखी। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम उसकी विदेश नीति की चर्चा करते हैं।